तेल की धार, महंगाई की मार, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं हल्ला बोल में। खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल अंजान साहब जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू की ओर से भी माधव आनंद जी हमारे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एमपी, राज्यसभा और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले माधव आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि सरकार से सीधा सा सवाल है, ये महंगाई के बढ़ते हुए दाम आप लोगों को परेशान करते हैं या फिर हाशिए पर छोड़ दिया गया है महंगाई को? महंगाई भी, आम जनता भी रहे भगवान भरोसे। चित्रा जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस चीज को हम सब लोग देख रहे हैं। इन्फ्लेशन किस रूप में बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और इस सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आप समझने की आवश्यकता है कि कोरोना के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। और लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती अगर प्रदान करना है तो सरकार को सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। और आज देखिए कि आज वैश्विक स्तर पे अमेरिका की इकोनॉमी ले लीजिए, चाइना की इकोनॉमिक ले लीजिए, और आज ही का रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स का, जहां डेट क्राइसिस कहा गया है अमेरिका और चाइना जैसे बड़ी इकोनॉमी के लिए। एक टाइम वह भी था जब इंडिया एलडीसी कंट्री यानी लिस्ट डेवलपिंग कंट्री में काउंट होता था। आज डेवलपिंग कंट्री और हम लोग डेवलप्ड कंट्री के कगार पे यानी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया कैसे समझाएंगे आप इस बात को? जो गरीब हाशिए पर पड़ा हुआ आम आदमी है उसको कैसे समझाएंगे? सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं सुप्रिया, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो फिर इस तरह की स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी हंसी आती है और थोड़ा सा क्षोभ होता है, क्योंकि अगर जरा से भी अर्थव्यवस्था की समझ होती तो वो ये बात ना कहते। और मैं आपको बताती हूं वो ये बात क्यों ना कहते। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, और इस देश ने उनके साथ कड़वी दवाई पीने का मन बनाया था। लेकिन यह भी सोचा था कि वो बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे। जब उन्होंने डीजल डीरेगुलेट किया, पेट्रोल यूपीए की सरकार ने डीरेगुलेट किया था और डीजल भाजपा की मोदी सरकार ने डीरेगुलेट किया था। तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि अगर कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो हम कम देंगे, और अगर ज्यादा होंगे तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसी कोरोना काल में जब कच्चे तेल का दाम मात्र $19 प्रति बैरल हो गया था, हमारी सरकार ने हमारे दाम कम नहीं किए। पता है क्या किया? सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 23 लाख करोड़ रुपए पिछले साल तक कमा लिए थे। अब ये कहेंगे राज्य कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि ठीकरा तो कहीं फोड़ना है तो अब राज्यों के सर पे फोड़ा जाएगा। क्योंकि सुधांशु जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो अनर्गल बातें मैं आशा करती हूं नहीं करेंगे। उनके सामने मैं 2 आंकड़े रख देती हूं। 2014 में डीजल की प्रति लीटर की सेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को ₹2.14 मिलते थे। ठीक है। राज्य की सरकार को ₹1.14 मिलते थे। आज की तारीख में केंद्र की सरकार को 31 रुपए से ज्यादा मिलता है, राज्य की सरकारों को 74 पैसा मिलता है। वही हाल पेट्रोल का है। केंद्र की सरकार 32 रुपए 33 पैसे कमाती है, राज्य की सरकारें 57 पैसे कमाती है। ये निरंतर शेयर खत्म होता जा रहा है। तो ये ठीकरा इधर उधर ना फोड़िए। और ये तब कमर तोड़ महंगाई का आलम है जब मंदी से लोग त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, वेतन कम हुए हैं, आय चली गई है परिवारों की। जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का। कमर तोड़ना महंगाई से, महंगाई का ये जो मुद्दा है वो सरकार को परेशान करता है या फिर नहीं करता है? आम आदमी की फिक्र आप लोगों को है या फिर ठंडे बस्ते में है महंगाई का मुद्दा? और बीते 3 दिनों में पेट्रोल ने 3 बार अपने उसके दामों में इजाफा हो गया है। क्या कोई ऑप्शन नहीं है कि आम जनता को महंगाई से राहत दी जा सके? चित्रा जी, इसमें एकदम यथार्थ तथ्यपरक बात करनी चाहिए, जैसे सुप्रिया जी ने बोला। ये बताइए, ये पेट्रोल और डीजल के दाम हर शहर में अलग अलग क्यों होते हैं? अगर केंद्र सरकार तय करती तो पूरे भारत में एक होना चाहिए था ना। अलग अलग होने का साफ प्रमाण है कि हर राज्य अपना अलग अलग इस पर टैक्स निर्धारित करती है। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास या राज्यों की राजधानियों में अलग अलग है। दूसरा विषय यह आता है, अभी जीएसटी काउंसिल की तो बैठक खत्म हुई। कोई भी राज्य, चाहे हमारा शासित हो या इनका शासित हो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई भी राज्य जीएसटी में देने को तैयार है? नहीं देने को तैयार है, क्योंकि उनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत इसी पेट्रोल और डीजल से आता है। इसीलिए दाम अलग अलग है, इसीलिए उनके में आता है। तीसरी बात जो सुप्रिया जी ने कही, उसमें संशोधन कर दूं। यह बात उन्होंने सही बोली कि 2010 में पेट्रोल डीरेगुलराइज हुआ था, मगर मोदी सरकार आने के किस समय में डीजल डीरेगुलराइज हुआ? अक्टूबर 2014, हमारी सरकार आने के महज 4 महीने बाद। और वो क्यों हुआ?
चूंकि वह करार WTO के अनुसार इनकी सरकार के समय में फाइनल हो चुका था। अक्टूबर 2014 में वो डीरेगुलराइज होना था, चाहे हमारी सरकार होती या किसी की भी सरकार होती। और वह करार जिसका कि मूल आधार कहां से शुरू होता है, 1 जनवरी 1995 जिस दिन WTO पर भारत ने साइन किया था। उस दिन किसकी सरकार थी ये सबको पता है। तो आज के समय में जब यह परिस्थिति आती है तो हम ये बात ईमानदारी से कहना चाहते हैं, इन्होंने खुद बोला कि 32 रुपया हमको मिलता है 100 में, ठीक, 28-30 रुपया जो है 30 रुपए उसकी कॉस्ट है, 32 रुपए हमको मिलता है, तो बचा 40 कहां जाता है सुप्रिया जी? राज्यों के पास जाता है ना। और जो 32 हमारे पास आता है, वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार उसमें से 40% वापस दूसरे मदों से राज्यों पे चला जाता है, यानी 32 में से 12.5 रुपए फिर वापस चला जाता है। अर्थात जो आज 100 रुपया कोई व्यक्ति पे कर रहा है तो उसमें से कितना जा रहा है? 30 रुपया उसकी लागत में जा रहा है, 18 रुपए केंद्र सरकार पे आ रहा है और 60 रुपए राज्यों के ऊपर जा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ा है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अंत में वैट घटाकर आम आदमी को राहत देकर एक बड़ी लकीर कीजिए। अतुल अंजान जी, एक मिनट, जी प्लीज जल्दी से एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ चित्रा जी। आ रही हूँ, एक बार सुधांशु जी की बात खत्म हो जाए, वो कुछ जोड़ना चाह रहे थे। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ, बस एक लाइन ऐड कर दूं। आज महात्मा गांधी की जयंती है और राहुल गांधी जी ने एक और किया था, एक ही सत्याग्रही काफी है। तो कम से कम इस सत्य और इस सत्य के प्रति आग्रह उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। मैंने तीनों चारों सत्य बताए कि किसकी सरकार में हुआ गठबंधन हुआ जिसकी वजह से डीरेगुलराइजेशन हुआ। दूसरा सत्य, आज सरकार के हाथ में क्या कोई है, कुछ भी नियंत्रण नहीं है। और तीसरा मैंने बता दिया राज्यों का हिस्सा और केंद्र का हिस्सा कितना। ठीक है अतुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार सुप्रिया इसका जवाब देना चाहती है। सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि कम से कम राज्य ही घटा के राहत दे दें और शुरुआत कांग्रेस शासित राज्यों से ही हो जाए। आम जनता को राहत मिलनी चाहिए ना, ये केंद्र राज्य के झगड़े में जो आम आदमी है वो क्यों पिसे? मुझे लग रहा था कि सुधांशु जी बरगलाने की बातें नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस उन्होंने ऐसा किया। सुधांशु जी, आपको पता है मैंने 32 और 33 रुपए किस चीज के बताए थे? 57 पैसे और 74 पैसे डीजल और पेट्रोल पर। मैंने बताए थे एक्साइज के शेयर पर। जब सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ना सुधांशु जी, तो बेसिक एक्साइज नहीं बढ़ाई जो कि राज्यों के साथ साझा करनी पड़ती है। उन्होंने स्पेशल और एडिशनल बढ़ाया जो केंद्र सरकार खुद रखती है। जो मैंने 32 और 33 का आंकड़ा दिया वो केंद्र सरकार का सिर्फ विशुद्ध उनका शेयर है। 54 पैसे और 74 पैसे राज्य सरकारों को मिलता है बढ़ी हुई एक्साइज से। 4 लाख करोड़ रुपए पिछले एक वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार ने, अकेले मोदी जी की केंद्र सरकार ने एक्साइज से कमाए, जो कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा था। और उसके बाद भी आप लोगों को रियायत नहीं देना चाहते। आप कहते हैं आपके हाथ में नहीं है। जब चुनाव आता है तो दाम बढ़ने रुक जाते हैं। और मैं इस बात की आपत्ति करती हूं, तेल कंपनी दाम नहीं बढ़ाती है, सरकारें करती हैं। जब $19 प्रति बैरल कच्चा तेल गिरा था तो आपने इस देशवासियों को क्यों नहीं बेनिफिट दिया? आपने एलपीजी का दाम बढ़ाया, डीजल का बढ़ाया, पेट्रोल का बढ़ाया, एक्साइज बढ़ाई। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि दाम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरते हैं तो फिर आम आदमी को राहत हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिलती है? सुधांशु जी आप बोलेगा, अतुल अंजान जी से भी मैं कमेंट ले लेती हूँ, फिर दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। अतुल अंजान जी, लेकिन जो बातें माधव जी की ओर से भी कही गई, कोरोना का एक दुखद काल बीता है, रेवेन्यू बढ़ाने के उस तरह के कोई साधन रहे नहीं सरकार के पास, तो वो पैसे अगर तमाम दूसरे मदों में खर्च करना हो तो कहां से लेकर आएगी? ये भी तो बड़ा सवाल है। अतुल जी, सरकार कहां से पैसे लेके आएगी ये सरकार तय करेगी, लेकिन आप पैसा लाने की जगह पर लोगों का जीना हराम कर देंगे। तेल की बात मैं छोड़ रहा हूं, ये बताइए इस कोरोना काल में अगर ये संकट है तो खत्म है, छोड़िए। इस पूरे दौर के अंदर जिस परिवार में सिर्फ एक कमाने वाला है उसकी तो हड्डी पर मोदी सरकार ने कबड्डी खेल रखी है। एक कमाने वाला, 3 बच्चे पढ़ने वाले, स्कूल की फीस बढ़ गई, बिजली का किराया, बिजली के दाम बढ़ गए, एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, रास्ते में आना आवागमन के दाम बढ़ गए, ट्रेन के दाम बढ़ गए, बस के दाम बढ़ गए, स्कूटी चलाओ तो उसके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। किस तरफ है? खाली आप डीजल और पेट्रोल की बहस कर रहे हैं। ये मूंग की दाल को क्या हुआ? ये अरहर की दाल को क्या हुआ? ये चावल मोटे को क्या हो गया? ये क्या हो गया आटा को? ये क्या हो गया बेसन को? छोड़ो। इस कोरोना काल के अंदर आपने 300 से लेकर 400% तक अनिवार्य दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। ये क्रोसिन की टैबलेट कितनी महंगी हो गई जरा जोड़ के बता दीजिएगा।
यह कोरोना काल है कि यह लूट काल है? सरकार ने सारे देश के अंदर, बोलिए ना, देश की सार्वजनिक संपत्ति आप बेचे डाल रहे हैं और कोरोना के नाम पर आप रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, आज आपने हवाई जहाज भी बेच दिया। क्या करेंगे आप? इसका क्या जवाब है? मैं देश बिकने नहीं दूंगा, और अब नारा बदल गया है, मैं देश बेचकर ही दम लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। मूंग के दाल के दाम क्यों बढ़ गए? खिचड़ी खाने के भी रास्ते नहीं रह गए। चित्रा जी, मुझे भी मौका दीजिएगा। जी माधव जी, आ रही हूँ, सुधांशु जी की बात हो जाए। हाँ, देखिए, अतुल अंजान जी ने बड़ा ही भावावेश से भरा हुआ उद्बोधन दिया। मान्यवर, आप तो सर्वहारा वाली पार्टी है ना, एक जगह तो आपकी भी सरकार है, और ये वो जगह है केरल जहां से राहुल गांधी जी भी सांसद हैं, वही कम कर देते। काहे नहीं कह रहे हैं कि जीएसटी में एक ही प्रोडक्ट है जिसको कोई राज्य जीएसटी में नहीं आने देना चाहता है, जीएसटी से एक ही चीज बाहर है, वो है पेट्रोलियम। काहे नहीं बाहर कर रहे हैं? कर देते, कम कर देते, मगर सर्वहारा के स्वयंभू स्वघोषित मसीहा तो जीएसटी की मीटिंग बुलाई ले रहे हैं, कंपनियों से दाम पूरे ले रहे हैं, और उसके बाद भी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सर्वहारा के एक में स्वयंभू मसीहा की सरकार में एपीएमसी एक्ट नहीं है, मंडी नहीं है, मगर इनके नेता दिल्ली में आके मंडी के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं। अब आप आइए, जो बात सुप्रिया जी कह रही थी, मैं तो सिर्फ सीधी सी बात कहता हूं। आपने कहा कि इसमें इतने प्रतिशत एक्साइज लगती है, उसमें उतने प्रतिशत, ठीक है, आम आदमी को यह बात कितनी समझ में आएगी? मैं तो मोटी मोटी बात कहता हूं। आपकी राज्य सरकारें क्यों पेट्रोल को जीएसटी में नहीं लाने देना चाहती? दूसरा, जो मैंने बात बोला कि जितना हिस्सा केंद्र के पास आता है, वित्त आयोग की 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद, क्या उसमें से 40% हिस्सा जाता है कि नहीं? 40 से था पहले, अब 60% जाता है कि नहीं? बोलिए हां या ना। तो जो केंद्र का हिस्सा उतने में से उतना हटा दीजिए, वो भी राज्यों को जा रहा है। मैंने इसमें एक भी बात गलत नहीं बोली है। यदि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार हिस्सा जाने वाली बात गलत हो तो आप बता दीजिए। मैं तो अगर जवाब ले लेती हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आम आदमी तो परेशान है ना। अब ये राज्य वैट बढ़ा रहा है या एक्साइज ड्यूटी केंद्र बढ़ाए, लेकिन आम आदमी की जेब खाली हो रही है ना। और जो सबसे ताकतवर होता है देश में, उम्मीद भी उसी से की जाती है। ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो उम्मीद आपसे की जाएगी या कांग्रेस शासित और बाकी अब लेफ्ट शासित राज्यों से की जाएगी? नहीं, एक वाक्य और पूरा कर दूं। एक मिनट, एक वाक्य और पूरा कर दूं। चित्रा जी कहूं, एक वाक्य बोल दूं यदि अनुमति? चित्रा जी कहूं। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। आ रही हूं अतुल जी। बस, हां, बता रहा हूं। जो कहा गया कि आज सरकार नियंत्रित करे, तो मेरे दोनों सम्मानित विपक्ष के प्रवक्तागण यह बता दें कि कौन से विधान या रूल के तहत आज सरकार नियंत्रित कर सकती है। जैसे चित्रा जी, हम और आज इस टीवी चैनल पे आपने हम चारों को बुलाया है। आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले भी दूरदर्शन था तो सरकार तय कर सकती थी कि क्या विषय लिया जाएगा और किसको बुलाया जाएगा। पर आज आपने सुप्रिया जी को बुलाया, हमको बुलाया, अतुल अंजान जी को बुलाया। यह सरकार नहीं तय कर सकती, यह आप तय करेंगे। आज 2010 के बाद पेट्रोल, 2014 अक्टूबर के बाद डीजल पूरी तरीके से डीरेगुलराइज है। अब सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वो किस, जैसे बाजार में किसी चीज का मूल्य सरकार नहीं तय कर सकती, इनकी ही सरकार में यह निर्णय हो चुका था कि अब बाजार के अधीन है। इसका जवाब है मेरे पास। ठीक है, बोलिए। सुप्रिया जी आपको जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन आम आदमी तो यही पूछ रहा है ना, जैसे भी हो कम से कम दाम कम हो और लोगों को राहत मिले। बताइए सुप्रिया जी, वो राज्यों के ऊपर कह रहे हैं कि राज्यों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी होती है या फिर नहीं होती है राहत देने की आम जनता को? अतुल जी, मैं फौरन आऊंगी इसके बाद आपके पास। सोचा आज अच्छा दिन है, याद दिला दूं सुधांशु भाई को कि 17 राज्यों में सरकारें हैं आपकी, 17 राज्यों में। इसी का दम भरते हैं ना, तो 17 में से किसी एक से तो पहल करवाइए शुरू। कोई करेगा नहीं, और आपको पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी सरकारों तक को केंद्र पर विश्वास नहीं है। आप जीएसटी की बात करते हैं, आज आपने बहुत बड़ी एक अपनी गलती को माना है नेशनल टीवी पर। मैं आपको इसकी बधाई देती हूं। जब जीएसटी आ रहा था 2017-18 में, जब इसकी तैयारियां चल रही थी, मैं जर्नलिस्ट थी, लगातार पूछती थी आप लोग क्यों पेट्रोल को और डीजल को बाहर रख रहे हैं, क्यों फ्यूल को बाहर रख रहे हैं? और तब कहा जाता था कि नहीं तुरंत जीएसटी करना है, हमें मोहर लगानी है। और क्या हुआ? आपने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को जीएसटी के बाहर किया। आज आपका जो कुकृत्य है जीएसटी पर, जो आपने महीनों बकाया स्टेट्स को नहीं दिया, उनको मजबूर किया कि उनको ज्यादा
दरों पर ऋण लेना पड़ा। आज आपकी स्टेट्स, खुद की स्टेट्स आप पर भरोसा नहीं करती कि आपको वो जीएसटी लाकर उनको पैसा दीजिएगा, इसलिए वो नहीं लाना चाहती हैं। आपके पास मौका था, लेकिन तब मोदी जी को अपनी मोहर लगानी थी जीएसटी पर आपने। और ये मैंने अरुण जेटली जी से, ये इंटरव्यू में है ये बात, आप अगर दिखवाना चाहिए तो दिखवा सकते हैं। आप कह रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं सुधांशु जी, आप इतने यहां पर बेसहारा मत बनिए, असहाय ना बनिए। आप एक्साइज ड्यूटी कम करिए ना, बिल्कुल डीरेगुलराइज्ड है, कंपनी आप कहते हैं डिसाइड करती है, करेगी। आपने जो 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसकी कुछ कमी कर दीजिए, अपने आप राहत मिल जाएगी। आपके हाथ में, सरकार के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है एक्साइज ड्यूटी, जो आपने लगातार 13 बार बढ़ाया है। 17 सालों में 23 लाख करोड़ रुपए कमाए उससे, उसको कम करिए। आज मुझे थोड़ा सा दुख ये हो रहा है कि सुधांशु जी, जो अदरवाइज क्वाइट टॉप ऑफ द थिंग्स रहते हैं, आज वो डिफेंड नहीं कर पा रहे इंडिफेंसिबल को। और सबसे बड़ी बात, हम पेट्रोल डीजल की क्या बात कर रहे हैं चित्रा जी, जो पीएनजी बढ़ा है उससे फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है, कुकिंग गैस जो पाइप से आती है उसका दाम बढ़ा है। मैं जवाब ले लेती हूँ इस सरकार में। ठीक है, और देखिए उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र किया है, 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। सुधांशु जी, देश में अगर सबसे ज्यादा किसी एक राज्य की किसी एक हिस्से में पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं तो वो है मध्य प्रदेश का सिवनी। 113 रुपए 28 पैसे वहां पर दाम चले गए हैं। ऐसी हालात में हम राज्यों को दोष दें, केंद्र को दोष दें, पिस रहा है तो आम आदमी यहां पर। आप ही पहल कीजिए, कहीं पर आपके ही राज्यों की ओर से कदम आगे बढ़ाए जाए। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो मैं कहूंगा सुप्रिया जी ने, इनको भी मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने पहले वक्तव्य में बोली हुई बात की गलती दूसरे में सुधार ली। इन्होंने रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इन्होंने बोल दिया कि हां कंपनियां ही रेगुलेट करती हैं, वह बात सही है, पर कम से कम अब आप टैक्स ड्रॉ कर कम कर लीजिए। ठीक, यानी आपने मान लिया सरकार का नियंत्रण नहीं, सरकार पर सिर्फ एक ही आता है कि वह टैक्स कम कर दे, टैक्स कर ले। ये मैंने नहीं, असहाय नहीं बनना है। अरे भाई, मैंने इलेक्शन के टाइम आज ये बताइए, अच्छा सरकार के पास सरकार के हाथ में मूल्य नियंत्रण करने का अधिकार है? नहीं, टैक्स कम करने का अधिकार है ना, आपने यही बोला ना। आपका नहीं, अब मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। बताओ, आपने बात मान लिया कि हम मूल्य निर्धारण नहीं कम कर सकते, टैक्स कम कर सकते, और जनता होने के नाते हाथ जोड़ के सवाल तो मैं, अरे वही मैं बोल रहा हूं ना। आपने एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम करते आप सुधांशु भाई, बताइए। बोलिए ना, यानी जब आप देखिए, अब अपने देखिए, आपने जब ये बोला तो आपने मान लिया कि हम मूल्य नहीं तय कर सकते, एक्साइज ड्यूटी कम करके हम मूल्य को तय कर सकते हैं, टैक्स कम करें। ठीक है, आप कह रही हैं कि टैक्स कम कर देना चाहिए सरकार को, चाहे आपकी सरकारें हो या हमारी सरकार। आज समस्या क्या है? हाँ बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप सोचिए तो वही तो केंद्र सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल से मुफ्त राशन दे रही है। आप चाहती वो पैसा नहीं होने उस समय, जबकि अर्थव्यवस्था की गति निगेटिव है, लोगों की कमर तोड़, जब अर्थव्यवस्था में विकास की दर निगेटिव है, और उस समय 80 करोड़ लोगों को पिछले साल से लेकर और इस वर्ष दीपावली और छठ तक मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है मान्यवर? और आप कह रही हैं कि वो भी घटा दीजिए, यानी बेचारे गरीब असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़ दीजिए। सरकार को सब तरफ का दायित्व का ध्यान रखना पड़ता है। और इस समय जबकि मैंने फिर कह रहा हूं, जब अर्थव्यवस्था की दर निगेटिव, डीजल पेट्रोल कुकिंग गैस, अरे उनको तो मुफ्त मिल रहा है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, इसको भूल जाते हैं सुधांशु भाई, उन्हीं की। ठीक है, अब यहीं से बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। माधव जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन यहीं से बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कोई विकल्प है, सरकार उस ओर ध्यान दे रही है या फिर नहीं दे रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिले, या बार बार ये बातें रखी जाएंगी देश के सामने कि दरअसल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की जा रही है, इस वजह से दाम बढ़ाना मजबूरी है। लेकिन आम आदमी क्या करे, उसके पास ऑप्शन क्या है, रास्ता क्या है? कोरोना के कारण बीते त्योहारों का क्या असर रहा वो हम सब ने देखा, लेकिन कम से कम ये त्योहारी सीजन फीका ना पड़े, इसके लिए सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि महंगाई चरम पर है। और सुधांशु जी, इस वक्त चूंकि 17 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो बजाय इसकी कि समस्या किसकी ओर से उत्पन्न की गई, समाधान क्या है, उस पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपके पास में आऊंगी, अतुल अंजान जी, पहले आपसे शुरुआत करते हुए, सरकार ऐसा क्या काम करे ताकि महंगाई कम हो पाए, और सरकार की ओर से वो काम आज की तारीख में नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण महंगाई लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। समाधान क्या है इसका? देखिए, समाधान इसका यह नहीं है कि सरकार के पास अर्थव्यवस्था खोखली है, नोटबंदी के बाद देश के सब कुछ व्यवस्थाएं बर्बाद हो गई हैं, छोटे मझोले उद्योग समाप्त हो गए, बड़े उद्योग भी कराह रहे हैं, निर्यात घट गया, आयात का बोझ बढ़ गया। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं
कि सरकार को 2-4 काम बहुत महत्वपूर्ण करने चाहिए। नंबर 1, लोगों के पास पैसा पहुंचावें, लोगों की खरीद शक्ति को बढ़ाएं। जैसे अमेरिका में लोगों के पास पहुंचाया गया पैसा, आप ये बड़े बड़े धन पशुओं के पैसे माफ कर रहे हैं। बैंकों से जो करोड़ों रुपया, लाखों लाख रुपया लेकर भाग गए, लाखों लाख करोड़ रुपया, उनको देने की जगह लोगों के आप उनको दीजिए, सहयोग दीजिए, मध्यम वर्ग के लोगों को दीजिए, निम्न मध्य वर्ग के दीजिए, गांव के खेत मजदूरों को दीजिए, छोटे किसानों को दीजिए, नौजवानों को दीजिए। इनके हाथ में जब क्रय शक्ति आएगी तो छोटे उद्योग शुरू होंगे और उनमें लोगों को काम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप ये जो कर्जों का बोझ लाद रहे हैं लोगों को, ये डीए काट देना, पेंशन लोगों का काट देना, ये सारी स्थितियां, इससे क्या महंगाई घटेगी? नहीं घटेगी। और आप तेल खाली और तेल और डीजल और गैस के दाम के ऊपर ही महंगाई को केंद्र। अरे मैं पूछ रहा हूं, मूंग के दाल के दाम क्यों बढ़ गए? ये दवाइयों के दाम क्यों बढ़ गए? आपने लूट की इजाजत दे दी है, कृपया लूट को बंद कीजिए। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसको आप खत्म करना चाहते हैं 3 कृषि कानूनों के तहत, उसके अंदर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को मजबूती से लागू करेंगे तो काला बाजारी रुकेगी। एक बात आपको बता दें, ये देश के अंदर ये महंगाई का कारण काला बाजार है। ये काला बाजारी और मोटे हो गए हैं, काला बाजारी फल फूल रहे हैं, ये सरकार भी लगाम लगाइए। और एक बात और सुधांशु जी को एक बात जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। एक बात सुधांशु जी को कहना चाहता हूं, एक अकेली कम्युनिस्टों की केरल सरकार है, उस पर बड़े पीछे पड़ गए हो। अरे उसके तमाम कार्यक्रम हैं। आपको तो वो 27 बिलियन डॉलर 23 बिलियन डॉलर विदेशों से वहां के लोग कमा के ला के देते हैं, आपके पास आते हैं। छोड़िए उन सबको, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? छोटा सा राज्य है। आप बताइए, 1 रुपया घटा दिया था ना यूपीए की सरकार में, गोवा के पनिकर सरकार ने, तो कितना दम लूटा था। आज 17 सरकारों में कर दीजिए। लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कहा कि हम घटा रहे हैं, ठीक है, मैं जीएसटी को ला रहे हैं, पेट्रोल डीजल और गैस को। मीटिंग होती है, उसमें राय बनती है, फिर कुछ होता नहीं है। और एक कम्युनिस्टों की सरकार है केरल में। सुधांशु जी, आप लोगों की नजर उसी पर है। नहीं, वो तो मैंने इसलिए बोला चूंकि अतुल अंजान जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं भारत की राजनीति में, और चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कम्युनिस्ट सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी तो याद करिए कि जहां सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरे देश में, जो स्वास्थ्य का पैरामेडिक स्टाफ आता है वो केरल से आता है, उसके बावजूद कोरोना की सबसे ज्यादा लहर केरल में आई। क्यों कारणों से? क्योंकि राजनीतिक कारणों से कोई छूट देनी थी। वो सब विषय छोड़िए, आज के महंगाई के विषय पे हम लोग रहते हैं। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों को मिलता है 32 रुपया, पेट्रोलियम मंत्री भी बोल चुके हैं, और उसमें से 12 साढ़े 12 रुपया फिर चला जाता है राज्यों के पास, क्योंकि 41% एज पर फाइनेंस कमीशन वापस है। यानी हमें मिलता 18 रुपए, राज्यों को मिलता है 51 रुपए। उसे 18 रुपए में हमें क्या करना है? 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल से मुफ्त भोजन देना है, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवानी है। इसके साथ साथ चाइना के साथ जो समस्या हुई है, इस कारण से रक्षा के ऊपर वह यथावत रखना है। और चाइना के सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्षों में सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें बनी, और उन क्षेत्रों में सड़कों को बनवाने का खर्च नॉर्मल समय से 20-20, 30-30 गुना होता है। हमें वह भी करना है। तो ये सारे दायित्वों को हमें 18 रुपए में करना है। और जिन लोगों को, हम उसमें नहीं कह रहे, हमने तो ईमानदारी से बोला है, हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, जिनको 51 रुपए मिलना है उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां पर जनता, आम आदमी के दर्द को समझना चाहिए। परंतु इस देश में चाहे वैक्सीनेशन हो, मुफ्त राशन हो, या सीमा पर होता हुआ कंस्ट्रक्शन हो, या सब भी केंद्र सरकार को ही करना, इन तीनों ही कामों में राज्य सरकार के लिए कोई ना अपरिहार्यता है, ना उससे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा है। अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सुप्रिया जी पैसे कहां आएंगे? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। 80 करोड़ लोगों तक फ्री में राशन पहुंचाना, कंस्ट्रक्शन के भी काम हो रहे हैं बॉर्डर एरिया में, जिसका जिक्र सुधांशु जी कर रहे थे, तो पैसे कहां से लाएगी सरकार? वो कह रहे हैं कि राज्यों के पास तो ज्यादा जाता है, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी दल सवाल पूछते रहते हैं। सुधांशु जी की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि 200 साल का ब्रिटिश साम्राज्य अभी 2014 में, इनफैक्ट 2019 में ही खत्म हुआ है। 1947 में हम आजाद नहीं हुए थे। पहले की सरकारों ने तो कुछ किया नहीं। जब से बेचारे आए तभी से काम कर रहे, तभी से बॉर्डर पे हो रहा है, तभी से खाद्य सुरक्षा बिल आया है, तभी से लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। सुधांशु जी, थोड़ी धरातल पे रह के बात करिए। आप जिन लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं ना, उन किसानों की आपने लागत बढ़ा दी है प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए।
अब आपने जो पीएनजी का दाम बढ़ाया उससे फर्टिलाइजर का, कीटनाशक का दाम बढ़ेगा, डीजल से उनकी कमर तोड़ रहा है। कुछ लोग अब खेती भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रैक्टर में डीजल तलाने का पैसा नहीं है लोगों के पास। और एक बात और बता दूं, थोड़ी सी नासमझी यहां पर इकोनॉमी की है। लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो खरीद नहीं रहे तो कंपनियां बना कम रही हैं, निवेश कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है तो लोगों को कम नौकरियों पर रखा जा रहा है। इसीलिए बार बार कांग्रेस पार्टी ने कहा, चाहे कोरोना काल हो या उससे पहले, लोगों की जेब में पैसा डालिए। इस देश की अर्थव्यवस्था 60% से ज्यादा उपभोग से चलती है, उनको क्षमता तो दीजिए खर्चा करने की, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपके एक, हम दो, हमारे दो में से एक मित्र की आय 261% बढ़ जाएगी, वो पहले 5 बिलियनर्स में से एक हो जाएंगे, लेकिन देश के गरीब के हाथ में पैसा डालने में आपको दिक्कत होती है। और एक छोटी सी बात और बता दूं, सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात मत करिए, अतुल जी सही कह रहे हैं, चाहे दाल हो, चाहे कॉफी हो, चाहे चाय हो, साबुन हो, तेल हो, शैंपू हो, 45% दाम ऊपर गया है पिछले 3 महीनों में। और एक छोटा सा आपको आंकड़ा दे देती हूं, 14 किलो अनाज जब बिकेगा तो 1 लीटर तेल किसान खरीद पाएगा खाना पकाने का। पूरे महीने का तेल खरीदने के लिए उसको 1 कुंटल गेहूं बेचना पड़ता है। जिसको आप जवाब आती कि जेब में पैसा रहेगा तब वो खरीदारी करेगा, और उसके बाद वो तमाम बातें गिनाती हुई नजर आ रही थी। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है कि आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं है, खरीदारी कम हो रही है, और स्थिति आप देख ही रहे हैं, महंगाई चरम पर है। दूसरी तरफ चित्रा जी, मैंने सबकी बातों को सुना, 1 मिनट का मौका दीजिए। जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में सम्मिलित करने की बात है, केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और राज्यों के साथ जो है एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, और जो ही आम सहमति बन जाएगी तो जीएसटी के दायरे में आएगा और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। अब जहां तक महंगाई की उन्होंने बात की, सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, फ्री वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अगर एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, हम लोगों ने पूरी बात को सुना। नीतीश जी, अरे जब सारे सरकारें आम सहमति से चलेगी, आम सहमत हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं है। आप मेरी पार्टी में हैं, आप कांग्रेस में हैं, मुझे पता है, आपको पता है। लाने से पहले नहीं, अरे मैं तो बता रहा हूँ, क्यों नहीं सहमति बनेगी? सहमति से ही सब कुछ होता है। सहमति बनेगी, लेकिन चित्रा जी, आपके नेता कुछ और बोलते हैं। लेकिन चित्रा जी, एक मिनट चित्रा जी, लेकिन एक बात राज्य तैयार कहाँ है? जीएसटी का आप गुणगान कर रहे हैं, राज्य कहाँ तैयार है? कोई भी एक राज्य बताइए जो इस बात को स्वीकार करता हो। माधव आनंद जी, आम सहमति बनाने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास करी। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावे अन्य सोर्स ऑफ इनकम के लिए तलाशने की आवश्यकता, और सरकार उस पर निरंतर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं करे, सरकार का सोर्स ऑफ इनकम कहां से होगा, लेकिन जितने डेवलपमेंट भी यहाँ हो रहे हैं, आप हम सब लोग देख रहे हैं कि कितने डेवलपमेंट यहाँ हो रहे हैं, जितने डेवलपमेंट यहाँ रहे हैं। आप देखिए कि आज के डेट में, मैं तो बोला एक वक्त था कि जब इंडिया एलडीसी की लिस्ट डेवलपिंग कंट्री था। अरे सुप्रिया जी, आपके वक्त में इजाजत देता है। ठीक है माधव जी, आप बार-बार जीएसटी की बात करें। सुधांशु त्रिवेदी जी, जीएसटी को लेकर सच्चाई क्या है वो भी बताइए, और क्या ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे या आम जनता को कम से कम त्योहारी सीजन में थोड़ी राहत भी मिलेगी? चित्रा जी, मैं बिल्कुल एक फैक्ट बोलता हूं। उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन? पंजाब, जहां कांग्रेस की सरकार। पूरे भारत का सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राज्य कौन? जहां भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, वहां कांग्रेस की सरकार। अभी अतुल अंजान जी बोले कि केरल में इतना ज्यादा विदेशी निवेश सबसे ज्यादा आता है, खुद बोले। और जो अमीर राज्य है वो तो हटाने को तैयार नहीं हो, गरीब राज्य बिहार से कह रहे हैं कि आप हटाने को तैयार हैं क्या? ये एक यथार्थ है। और दूसरी बात, निगेटिव ग्रोथ रेट पिछले 100 सालों में कभी आंकड़ा हो जब दुनिया के हर देश की निगेटिव ग्रोथ रेट थी। और एक बात और, अपने टर्न पे, और आपने कहा 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। सुप्रिया जी, 70 सालों में बहुत कुछ हुआ है। एक परिवार ऐसा है जिसमें 3 पीढ़ी से जिसके किसी भी सदस्य ने ना नौकरी की है ना बिजनेस किया है, फिर भी करोड़ों की संपत्ति है और 100 करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस है, कुछ भी ना करते हुए। ये भी बड़ा ही बेहतरीन अर्थव्यवस्था की जानकारी आप लोगों को है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। कम से कम अर्थ के सूत्र दूसरे लोगों को ही बता दीजिए। आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हुए आम आदमी तो राहत के इंतजार में है। ये राजनीतिक तू मैमे का ये विषय नहीं है। महंगाई एक गंभीर इशू है और उम्मीद है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो, आम आदमी को राहत देने के लिए चूंकि जनता ने आपको ही चुना है तो ये जिम्मेदारी भी आपकी ही है। त्योहारों का मौसम आ चुका है लेकिन महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है।
आम जनता टकटकी लगाकर सरकारों की ओर देख रही है कि कब राहत मिलेगी इस महंगाई से, क्योंकि इसका मकड़जाल अपना दायरा लगातार बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही। शंखनाद में आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे शाम 7 बजे। आप देखते रहिए आज।